जुजुत्सु काइसन एक ऐसा एनिमे, एक ऐसी मानवा जिसने लिटरली वर्ल्ड में छाप छोड़ दी थी। इसको बोलते हैं कुछ उखाड़ लेना। तो जुजुत्सु काइसन की मांगा को खत्म हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, या शायद हो भी गया होगा, और काफी सारी बातें हमें पता नहीं चली, लेकिन शायद गेगे सेंसे को लगा कि उन्होंने तुम लोग के साथ थोड़ा गलत किया, इसलिए हमें जुजुत्सु काइसन 3 मोडुला देखने को मिली। यस, यू आर राइट गाइस, दिस इज काइंड ऑफ जुजुत्सु काइसन शिपुडेन और इट्स ऑफिशियल। केगे सेंसे ने स्टोरी लिखी है और डिजाइन किया है हमारे यूजी सेंसे ने। भाई ऐसी चीज का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। अब जुजुत्सु काइसन फाइनली वापस आ चुका है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक स्पेस का सीन, जहां पर एक स्पेसशिप अर्थ में एंटर करने वाली होती है। तब हम देखते हैं कि ये जो टाइमलाइन है वहां पर साल चल रहा है 2086, यानी कि 2086। शायद अपन तो टपक भी चुके होंगे तब तक। एनीवेज हम देखते हैं कि जहां वो स्पेसशिप एंटर कर रही है वो नेवाड़ा नाम की एक जगह है। बाय द वे, अगर तुम लोग को नहीं पता कि नेवाड़ा क्या है तो मैं बता देता हूँ, ये एक यूएस की स्टेट है। एक और चीज, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया है तो वहाँ पर एक स्पेसशिप थी, और जहाँ स्पेसशिप दिखे वहाँ एलियंस का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल इसके अंदर एक एलियन की स्पीशीज होती है और इनकी रेस को ये सिमूरिया कहते हैं। और ये जिस मदरशिप को लेके अर्थ में एंटर कर रहे हैं उसका भी इन लोगों ने एक नाम रखा है, जो कि कुछ ये है, मुझे नहीं पता भाई इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तुम खुद पढ़ लेना। और इनके साथ इस मदरशिप के अंदर 50,000 प्लस एलियंस है। भाई व्हाट द हेल। खैर, एलियंस की स्पेसशिप में हमें कुछ लोग को दिखाया जाता है, जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा मेरे को सुकूना जैसा लग रहा है, तुमको भी लग रहा होगा आई थिंक। और ये बंदा थ्रोन पर बैठा होता है, पर पता नहीं क्यों भाई इसके सींग होते हैं सर पे। कम ऑन अरशद, वो एलियन है भाई, तू उससे का एक्सपेक्टेशन रख रहा है? एक मिनट, क्या बोल रहे हो? एक्सपेक्टेशन तो उससे भी थी। खैर, इसके सामने 2 और बंदे खड़े होते हैं, जिसमें से ये राइट वाला बंदा मुझे थोड़ा थोड़ा टेंगन जैसी वाइब दे रहा है। अगर तुमको भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये जो राइट वाला बंदा है ये डेफिनेटली वही है जो हमें कवर पेज पे दिखाया गया है। तभी ये जो बंदा थ्रोन पर बैठा था वो बोलता है कि जबान, मुझे तो लगता था अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन इतने में वो जो बंदा कवर पेज पर था वो बोलता है कि आपका सोचना सही है, लेकिन अमेरिका ने ये खुद बोला है कि जो सुपर नेचुरल चीजें या कर्स टेक्निक से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसे जापान ही हैंडल करेगा। और तुम लोग की जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस बंदे का नाम है मारू, तो याद रखना। तभी मारू को कुछ फील होता है और वो बोलता है इंटरेस्टिंग। तभी वो बंदा जो थ्रोन पर बैठा होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुझे कुछ सेंस हुआ क्या? तो मारू बोलता है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिससे मुझे हमारे जैसी वाइब्स आ रही है। मेरा मतलब जापान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर्स हैं हमारी ही तरह। वही जुजुत्सु सॉर्सरर्स की बात कर रहे होते हैं। इवन ये जो बंदा साइड में खड़ा होता है वो बोलता भी है कि जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो तो उन लोगों को सॉर्सरर्स बुलाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि हमारा गोट यानी कि यूटा, जो कि ऑफ कोर्स बुढ़ा हो चुका है क्योंकि ये साल चल रहा है 2086, वो और उसकी ग्रैंड चाइल्ड यूका भी उसके साथ ही होती है। और हम देखते हैं यूटा अपनी रिंग, वही रीगा वाली, यूका को दे रहा होता है। तो यूका बोलती है कि क्या मैं इसको रख सकती हूँ? यूटा बोलता है क्यों, तुम्हें ये नहीं चाहिए थी? यूका बोलने वाली होती है पर ग्रैंडपा, इतने में यूटा बोलता है ओ मैं समझ गया, तुम काफी शरारती हो, उल्टी सीधे हरकतें भी करती रहती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। ये रिंग तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। मैं चाहता हूँ तुम एक अच्छी सॉर्सरर बनो, इसलिए डू योर बेस्ट। यूका बोलती है आई विल डू माई बेस्ट ग्रैंडपा। भाई अगला सीन शिफ्ट होता है और मैं इस वॉइस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगला सीन थोड़ा सा इमोशनल है मेरे लिए भी और तुम लोग के लिए भी, बिकॉज हम लोग को देखने को मिलता है यूटा का फ्यूनरल। यस, आवर होमी इज डाइड नॉट बिकॉज ऑफ एनी कर्स स्पिरिट और एनी कर्स यूजर, बट बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। कॉमेंट में #RIP यूटा एंड माकी जरूर से लिख देना। और हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो देखते हैं। फ्यूनरल में ऑफ कोर्स काफी सारे लोग होते हैं, उनमें से एक बंदा या बंदी जो भी ये है वो बोलता है कि कुछ टाइम पहले ही ग्रैंड मामा की भी चल बसी। किसने सोचा था कि ग्रैंड मामा की यूटा से पहले चली जाएंगी। तब हम देखते हैं यूका यूटा के कॉफिन पर सर रखकर रो रही होती है और रोते रोते वो बोलती है कि ग्रैंडपा आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर जस्ट लाइक यू। ओके तो गाइस, आवर होमी यूटा इज डेड। ओके, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं एक रैंडम लेडी जो कि यूका को कुछ समझा रही होती है, मतलब एक तरह से थोड़ा डांट रही होती है। वो यूका से बोलती है उसे वापस दो। इसमें यूका बोलती है मगर क्यों? तो वो रैंडम जो लेडी होती है वो यूका को बोलती है कि ये रिंग तुम्हारे भाई के पास रहेगी। इस पे यूका थोड़ा अपोज करती है और इसको बोलती है कि मैं क्यों दूं वापस, ये रिंग मेरे को मेरे ग्रैंडपा ने खुद दी थी। इस पे वो लेडी बोलती है कि ये रिंग एक सर्टिफाइड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो कि गोजो फैमिली के फॉरबिडन वर्ल्ड में रजिस्टर्ड है, तो तुम इसे ऑन
नहीं करती, ये तुम्हारी नहीं है, और वैसे भी ये रिंग तुम्हारे बड़े भाई के पास जाने वाली है। फिर हम देखते हैं कि यूका अपने बड़े भाई के पास पहुंच जाती है और जाते ही उससे बहस करने लगती है कि मेरी रिंग मुझे वापस दे। तो सुरुगी बोलता है, और हाँ मैं शायद बताना भूल गया, इसके बड़े भाई का नाम है सुरुगी, जो कि 11 साल का है। सुरुगी बोलता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैंने डिसाइड नहीं किया ये किसके पास रहेगी। तो यूका गुस्से में लड़ने लगती है और सुरुगी पर हाथ उठा देती है, और फिर क्या पिट जाती है बेचारी, छोटी बच्ची है यार। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूका ट्रेनिंग कर रही होती है और मन ही मन बोल रही होती है कि मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊंगी कि वो रिंग में वापस ले सकूं, नहीं लड़ झगड़ कर नहीं, बस उसके लिए वर्दी बन के। इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो कि एक जगह बैठ के गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक बच्चा होता है। इनकी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना ये बंदा इंपॉर्टेंट है जो अडल्ट है। नेक्स्ट हम एक सीन देखते हैं जो प्रोबेबली थोड़े टाइम बाद का ही सीन है, जहाँ पर 4 लोग होते हैं, जिनमें से 2 तो हमारे यूका और सुरुगी होते हैं, और एक प्रोबेबली इनका मैनेजर होगा, जैसे वो गोजो का एक मैनेजर था जो उसकी कार ड्राइव करता था, और 4th बंदा ये मारू, ये वही है जो एलियंस की स्पेसशिप में 3rd बंदा था। तब इनका मैनेजर इन लोगों को बता रहा होता है कि कोई तो कर्स्ड यूजर है जो कि जापान के सिटीजन्स को किडनैप कर रहा है, जिनमें मेजरली बच्चे हैं, और उनको वो यूज कर रहा है एज अ कर्स एनर्जी रिसोर्सेज। मैनेजर ये भी बोलता है कि केस अब पुलिस के हाथ से बाहर जा चुका है, तो अब सॉर्सरर को ही कुछ करना होगा, क्योंकि ये किसी कर्स्ड यूजर का ही काम लगता है। इसके बाद हम तीनों को इंट्रोड्यूस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मारू का नाम ये कुछ इस तरीके का बताता है, भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग खुद देख लेना। यूका मारू को देख के बोलती है, तुम दूसरी कंट्री के सॉर्सरर हो, थोड़े अजीब बात नहीं है, क्योंकि कर्स एनर्जी इमोशन से आती है और मोस्टली ये सब जापान में ज्यादा होता है, इसलिए सॉर्सरर्स भी ज्यादातर जापान में ही बनते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा गर्म माहौल होने लगता है मारू की वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो एलियन है, उसे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो इन लोगों से पूछता है कि जो लोगों को किडनैप कर रहा है उसका मेन गोल कर्स एनर्जी को कलेक्ट करना है। इस पे मैनेजर भी बोलता है, तुमने सही कहा, ये लोग ह्यूमंस को ही स्मगल कर रहे हैं, क्योंकि जापान के लोगों की वैल्यू कर्स एनर्जी के लेवल पर काफी हाई होती है। तो सुरुगी थोड़ा बहुत डाउट वे में बोलता है कि इसको इतना भी नहीं पता, तो ये हमारे साथ आना भी क्यों चाहता है इस मिशन पे। ऑफ कोर्स यार मारू के लिए बोल रहा है। इस पे यूका थोड़ा समझाती है उसके बड़े भाई को कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है, और कौन सा वहां हमें फाइट करनी पड़ेगी। तब मारू कुछ ऐसा बोलता है जिससे यूका और सुरुगी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। मारू बोलता है कि कर्स्ड यूजर आखिर वो क्या होता है। बस इतना सुन के सुरुगी का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है, ना भाई ना, ये नहीं आ रहा मेरे साथ, इसे तो कुछ पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिर्फ हमारा काम बढ़ाएगा। इस पे दोनों बहन भाइयों की थोड़ी बहस होती है और मारू कुछ ना कुछ पूछे ही जा रहा होता है, जिससे यूका थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे ये बोलती है, देख अगर तू इसी तरीके से बड़बड़ करता रहेगा तो मैं भी तुझे सच में यही छोड़कर चली जाऊंगी। तो मैनेजर बीच में बोलता है कि तुम लोग इतना टेंशन मत लो, मारू सिर्फ तुम लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए आया है। तब हम देखते हैं कि मारू मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये सॉर्सरर काम कैसे करते हैं और आखिर ये कितने पावरफुल भी हैं। तो फिर उन दोनों बहन भाइयों को बोलता है कि देखो मैं यहाँ सिर्फ तुम लोग को देखने आया हूँ, तुम मेरे भरोसे तो मत ही रहना, मैं अपनी कोई भी कस्ट टेक्निक यूज नहीं करने वाला। और बस इतना काफी था। ये सुनते ही ये दोनों भाई बहन भग लेते हैं यहाँ से। इस पे मारू का दिमाग खराब हो जाता है, अबे निकल लिए ये तो। इसलिए मारू थोड़ा उदास होकर रिवर साइड पर बैठ जाता है, लेकिन यूका इसके पास आती है और इसे बोलती है, अरे ऐसे दुखी मत हो यार, वरना मुझे लगेगा मैं एक बुरी इंसान हूँ। मारू बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ गलत किया। ये लोग खाते पीते यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और मारू बोलता है, तुम लोग भाई बहन हो, लेकिन मैं तुम लोग को हमेशा लड़ते हुए ही देखता हूँ। तो इस पे यूका बोलती है, हाँ वो इसलिए क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बहुत कीमती चीज दी थी जो मुझसे मेरे भाई ने ले ली। मारू पूछता है कि वो क्या चीज है। इस पे यूका बताती है कि वो एक रिंग है जो कि एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी है। यूका ये भी बताती है कि ये रिंग पहले उसके मॉम डैड के पास थी, लेकिन फिर वो मेरे भाई को अचानक से दे दी गई। उनके अकॉर्डिंग ये रिंग एक स्किल्ड सॉर्सरर के पास होनी चाहिए। इस पे मारू पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई इतना स्किल्ड सॉर्सरर है। इस पे यूका बोलती है कि नहीं, इतना भी नहीं, इवन उसामी सेंसे ने बोला है कि हम दोनों इक्वली पावरफुल हैं। तो यूका की बातों से मारू को लगता है कि उसका भाई काफी हार्ड वर्किंग है। तो वो पूछता भी है यूका से कि तुम्हारा भाई इतना हार्ड वर्किंग है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है। इस पे यूका बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, दरअसल वो ट्रेनिंग तो करता है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, यहाँ तक कि उसने तो ग्रैंडपा के साथ कभी टाइम स्पेंड भी नहीं किया। तो मारू उसको बोलता है कि देख अगर तुझे तेरा नाम ही बनाना है तो एक काम कर, ये मिशन तो अकेले सॉल्व कर दे, इससे तेरा नाम भी हो जाएगा और शायद तुझे रिंग भी
वापस मिल जाए। तो युका बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग शुरू से ही एक टीम में काम करते हुए आए हैं। उसके बाद ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं लेकिन काफी टाइम तक ढूंढने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। तो मारू थकी हुई हालत में बोलता है कि यार कितनी देर हो गई हमको ढूंढते हुए, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। युका बोलती है अबे तो चुप कर, तो कुछ नहीं जानता, और हाँ सड़क के बीच में मत लेट कम से कम। तब युका थोड़ा दिमाग चलाती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब क्योंकि इसमें कर्स एनर्जी और कर्स सॉर्सरर इंक्लूडेड है, यानी कि किडनैपिंग से पहले कोई कर्स्ड एनर्जी का यूज करके बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कोई तो बैरियर टेक्निक का यूज किया जा रहा है। मतलब अगर कोई भी उस बैरियर टेक्निक में एंटर करेगा तो वो अट्रैक्ट होता रहेगा। और लो बस पहुंच गए ओरोचिमारू के पास। मारू थोड़ा गुस्से में बोल रहा होता है कि ये तो गलत बात है, कोई बच्चे क्यों किडनैप कर रहा है। और एकदम से ये बंदा युका की तारीफ भी करता है कि वाह तुम कितनी स्मार्ट हो, तुमने ये सब इतनी जल्दी फिगर आउट कर लिया। इतने में यहाँ पर सुरुगी भी आ जाता है। ऑफ कोर्स वो बंदा भी स्मार्ट है, गधा नहीं है भाई वो। और वो उस पाथ को, यानी वो जो एंट्रेंस है जो बैरियर टेक्निक में बच्चों को अट्रैक्ट करती है, वहाँ खड़े हो जाता है और उस रास्ते को ब्लॉक कर रहा होता है बैरिज गेट लगाकर। लेकिन एक बच्चा वहाँ पर पता नहीं कैसे घुस जाता है और जैसे ही ये उसके अंदर एंटर करता है तभी तीनों उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। तभी अंधेरे में से दो हाथ बाहर निकलते हैं और उस बच्चे को पकड़कर गायब। नाउ ब्रो इज कुक्ड। तो ये सब देखकर सुरुगी बोलता है इतना एफिशिएंटली काम करने वाला कोई डेफिनेटली हाई सॉर्सरर ही होगा, क्योंकि बैरियर टेक्निक्स के अंदर टेलीपोर्टेशन यूज करना बहुत मुश्किल काम है। देखा मैंने जो बोला था इस वीडियो में कि गोजो टेलीपोर्टेशन यूज कर सकता है बैरियर टेक्निक्स के अंदर भी, तब तो तुम लोगों ने मेरी बात को माना नहीं था। गेगे ने खुद कंफर्म कर दिया ना, लो बेटा मारो मौज। खैर आगे बढ़ते हैं। सुरुगी अंदर जा रहा होता है उस बच्चे को बचाने के लिए और वो इनको बोलता है कि तुम लोग जाके रिपोर्ट करो। युका बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन सुरुगी उसको मना कर देता है और अंदर चला जाता है। लेकिन वो खुद तो टेलीपोर्ट हो जाता है लेकिन उसकी कटाना वहीं पर रह जाती है। ये देख के मारू बोलता है कि व्हाट द हेल, ये क्या हुआ, सुरुगी चला गया लेकिन उसकी कटाना यहीं रह गई। इस पे युका बोलती है कि जिसने ये बैरियर बनाया है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसने एक लिमिट सेट की है जिसके अंदर मिनिमम कर्ज एनर्जी वाले लोग ही एंटर कर सकते हैं, या फिर जिसमें कर्ज एनर्जी हो ही ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे या तो प्योर होते हैं या फिर उनके अंदर कर्ज एनर्जी बिल्कुल लो लेवल की होती है। और क्योंकि सुरुगी की कटाना एक कर्ज टूल है तो ऑफकोर्स उसमें कर्ज एनर्जी तो होगी, इसलिए कटाना टेलीपोर्ट नहीं हुई। तो इस पे मारू बड़ा शौक होते हुए बोलता है कि वेट अ मिनट, इसका मतलब तेरा भाई सॉर्सरर नहीं है। युका बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इस पे युका बोलती है नहीं, मेरे भाई के पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं है, वो एक स्पेशल कंडीशन में है जिसको बोलते हैं हेवनली रिस्ट्रिक्शन। युका बोलती है वो सिर्फ कर्ज टूल से फाइट करता है। अब मारू थोड़ा हीटअप हो रहा होता है क्योंकि वो बच्चों को बचा नहीं पाया। तो वो युका को बोलता है कि चल अपना काम करते हैं, तो अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छे कर और मैं अपने भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छे करता हूँ। अगले पैनल में हम देखते हैं सुरुगी को जिसके हाथ पैर बंधे होते हैं और इसके सामने एक अडल्ट बंदा बैठा होता है और ये वही बंदा है जिसको मैंने तुम्हें याद रखने को बोला था। सुरुगी इसको बोलता है तू ऐसे काम करके सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहा है। इस पे वो बंदा बोलता है कि मुझसे बड़ा बेवकूफ तो तू है जो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर आ गया। तुझे क्या लगा था मैं तेरा वेलकम करूंगा? मैंने पहले से ही सब कुछ सेट कर रखा था और वैसे भी आज मेरा इस काम का आखिरी दिन है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। वो बंदा सुरुगी को बोलता है तू एक सॉर्सरर है ना, तो तूने इस बारे में तो सुना ही होगा कि एलियन अर्थ पर आ चुके हैं। सुरुगी बोलता है कि क्या बकवास है ये, तेरा मतलब वो भी हमारी तरह स्मार्ट होंगे और कर्स्ड यूजर होंगे? इस पे वो बंदा बड़ा ही अलग सा रिप्लाई देते हुए बोलता है अनफॉर्चुनेटली यस। इसके बाद का पैनल भाई आई लव दिस पैनल बिकॉज इस पैनल में हम देखते हैं गोजो, यूजी और यूटा को। ऑफ कोर्स ये एक फ्लैशबैक है जहां ये बंदा बोलता है कि आज से करीब 68 साल पहले कर्ज टेररिज्म कुछ ज्यादा ही पीक पर था। उस टाइम की सोसाइटी का सबसे बड़ा थ्रेट बन गए थे कर्ज यूजर और कर्ज स्पिरिट। शायद आई थिंक ये कलिंग गेम आग की बात हो रही है। फिर ये बंदा बोलता है उस टाइम पर हमारे पास कुछ आइकॉनिक सॉर्सरर भी थे जैसे कि सातोरो गोजो, यूजी, इतादोरी। लेकिन क्या अब भी वो लोग जापान में होंगे? आई थिंक यूजी अभी तक जिंदा होगा, उसका कुछ ना कुछ रोल तो डेफिनेटली होगा इस मांगा के अंदर। ऑफ कोर्स यार वो पिछली मांगा का मेन कैरेक्टर था। और बात करूँ गोजो की तो RIP गोजो। फिर ये बंदा बोलता है कि जैसे ये बातें आम लोगों में फैल गई कि जापान के लोगों में कर्ज एनर्जी होती है और सोर्सर और कर्ज स्पिरिट नाम की भी कोई चीज होती है, तब से जापान के लोग किडनैप होने लगे और उसी तरह तू मेरा लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है। और इस हरामखोर ने इन बच्चों को एक प्लास्टिक के पाउच में पकड़ कर रखा होता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये बंदे सांस कैसे ले रहे होंगे। खैर ये बोलता भी है कि बच्चे तो तैयार है लेकिन मुझे तेरी कर्ज एनर्जी थोड़ी वीक लग रही है, बट क्योंकि तू एक सॉर्सरर है तो मैं तुझे ऑक्शन में बेच सकता हूँ।
इतना सुनने के बाद सुरुगी इसकी थोड़ी बेइज्जती मारता है और बोलता है कि तू ज्यादा हीरो मत बन, तू एकदम मेरे लेवल का है। बस इतना सुन के ये बंदा फट जाता है और ये सुरुगी के मुंह पे लाते ही लाते बजाने लगता है। लेकिन इतने में इस बंदे को कोई फोर्स फील होती है और ये पीछे हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूका और मारू यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे। तो मारू ने अपनी कर्स टेक्निक का यूज किया था। मारू यूका से पूछता है कि तुम दोनों सगे बहन भाई हो ना। यूका बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। तो मारू इसे बोलता है कि मैं तेरे ब्लड का यूज करके तुझे तेरे भाई तक ले जा सकता हूँ। मारू भाई, ब्लड डीमन आर्ट, वेलकम टू अवर गैंग बॉय। अब मुझे लगा था भाई बहन मिले हैं तो यूका इससे पूछेगी कि भाई तू ठीक तो है ना, बट ना 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 ना, ये सुरुगी को बोलती है कि आजा भिड़ ले मुझसे। इवन मारू का भी दिमाग खराब हो जाता है, भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ क्यों लड़ रहे हो। और ये दोनों बहन भाई वहाँ भी लड़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर यूका हार जाती है। उसके बाद ये बावली पूंछ बोलती है कि मुझे पता था मैं हार जाऊंगी। फिर हम इसके अंदर के थॉट सुनते हैं जहाँ ये बोलती है कि मेरा भाई कितना हार्ड वर्क करता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और बस ये फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सही टारगेट पर। ये उस बंदे को बोलती है कि अब तू नहीं बचेगा। सुरुगी सोचता है अबे क्या लड़की है भाई, अभी मुझे सुना रही थी अभी उसे सुना रही है। सुरुगी भाई लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। क्या बोल रहे हो अस मोमेंट। वेल उसके बाद यूका यूज करती है कर्स टेक्निक का जिसका नाम है कैन इन जो स्ट्राइक। इसमें इसके नाखून पर कर्स एनर्जी की शार्प लेयर बन जाती है। तो ये उस बंदे पर अटैक करती है, लेकिन वो बंदा अपनी कर्स टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके बच जाता है। सुरुगी मारू को बोलता है कि ओए मेरी कटाना तो दे मुझे वापस। फिर वो अपनी कटाना यूज करता है जो कि फायर जनरेट कर सकती है। 1 मिनट सन ब्रीदिंग। बट वो अटैक करता उससे पहले वो देखता है कि वो बंदा ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है और ये किया है अपनी यूका ने। तो सुरुगी उसकी थोड़ी तारीफ करता है कि तू पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। सुरुगी आगे एक ऐसी बात बोलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर क्यों यूटा की रिंग सुरुगी के पास है ना कि यूका के पास। सुरुगी बोलता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी ये रिंग तुझे दे सकूं। इसका मतलब ये रिंग सुरुगी के पास सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, यानी सुरुगी यूका से ज्यादा वीक है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां सुरुगी 7 साल का होता है और वो माकी के साथ होता है और माकी उसको कटाना कैसे यूज करते हैं वो सिखा रही होती है। तो उसी साइड यूटा और यूका होते हैं जहां यूटा अपनी रिंग यूका को दे रहा होता है। तो सुरुगी माकी को बोलता है कि मुझे भी रिंग चाहिए। तो माकी उसे समझाती है कि वो रिंग उसके लिए एक प्रोटेक्टिव चार्म है, लेकिन तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें उस रिंग की जरूरत नहीं है और तुम्हें उस रिंग की जरूरत नहीं है। फिर हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लेडी जिसने यूका से उसकी रिंग ले ली थी वो सुरुगी को उस रिंग को वापस दे रही होती है। सुरुगी पूछता है कि ये आप मुझे क्यों दे रही हो। तो वो लेडी बोलती है कि क्योंकि इसकी जरूरत तुमको यूका से ज्यादा है। तो सुरुगी थोड़ा अपोज करते हुए बोलता है कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब वो लेडी बोलती है कि इसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, ये गोजो फैमिली के ऑर्डर्स है। अब सुरुगी समझ जाता है कि इसको वो रिंग मिलने का रीजन है कि वो यूका से ज्यादा वीक है। तो मन ही मन वो बोलता है मैं ग्रैंडमा माकी से ट्रेन हुआ हूँ तो मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मुझे इस रिंग की जरूरत ना पड़े। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं वो जो बंदा जिसे यूका ने नॉकआउट कर दिया था वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है और इनके चारों तरफ कुछ ब्लैक मार्क से आ जाते हैं और ये बंदा खुद को उन सारे बच्चों को जो पैकेट में बंद है उन सबको टेलीपोर्ट करने की सोचता है। लेकिन तभी मारू अपनी थर्ड आई ओपन करता है और ब्रो जस्ट वन शॉट दैट बास्टर्ड। फिर नरेटर हमें बताता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन जुजुत्सु सॉर्सरर मीट विद एन एलियन एंड यूका एंड सुरुगी दोनों के साथ बोलते हैं इसका मतलब तुम एक एलियन हो। एंड विद दिस चैप्टर वाज एंडेड। एंड विद दिस ये चैप्टर खत्म होता है। भाई तुम लोग को कैसा लगा? देखो फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से दिस इज अ मास्टरपीस और ऑफ कोर्स ये जुजुत्सु काइसन का ही पार्ट 2 है तो मजा तो इसमें डेफिनेटली आएगा। अगर तुम लोग चाहते हो मैं पूरी मांगा जब तक आए ये कवर करूं तो हिट लाइक बटन और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरे को लगता है मैं इस पे थोड़ी बहुत हिडन डिटेल्स की भी वीडियोस बना सकता हूँ जहां तक मैंने मांगा पड़ी है उसके अकॉर्डिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको हाइप कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे बता देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।